मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास पृथक्करण की आवश्यकता, पदार्थ एवं उनका पृथक्करण। ये लेसन नंबर 5 आपका बच्चों चला हुआ है। लेसन नंबर 5 6th क्लास साइंस में पदार्थ और उनका पृथक्करण, जहाँ हम पहुँच गए हैं पृथक्करण की आवश्यकता। पदार्थों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है या पृथक्करण की आवश्यकता। आइए जानें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपने अमरूद, सेब और अनार तीनों एक साथ रखे हैं। आप अमरूद पसंद करते हैं तो आप अपनी रुचि के अनुसार उसे अलग निकाल कर रख लेंगे। यह पृथक्करण आपने अपनी इच्छा के अनुसार किया है। कोई भी सामान बच्चों हमारे पास रखा हुआ है, उस सामान को हम अपनी इच्छा के अनुसार इसलिए अलग अलग कर देते हैं क्योंकि उससे हमें जो है उससे कुछ लाभ मिलता है, कुछ फ़ायदा पहुंचता है और उनको देखने में, सुरक्षित रखने में थोड़ा सा जो है हमें उसका फ़ायदा पहुंचता है कि हम उन सभी पदार्थों को अलग अलग कर दें, अर्थात उनका पृथक्करण कर दें। इसके अतिरिक्त पृथक करने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे गेहूं और चावल में से मिट्टी व छोटे छोटे पत्थरों को अलग करना। ठीक है बच्चों, यह क्रिया अनचाही या व्यर्थ की वस्तुओं को अलग करने की क्रिया है। जो वेस्टेज पदार्थ हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट जो चावल, गेहूं या हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिल जाते हैं, चाहे उसमें मिट्टी है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं या अन्य ऐसे अवांछित सामान हैं, अवांछित चीज़ें हैं जो उन खाद्य पदार्थों से अलग करनी होती हैं, तो उसको भी हम पृथक्करण कहते हैं। जैसे चावल तथा गेहूं में आपने देखा होगा कि घुन हो जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए भी छानना और फटकना आवश्यक है। कभी कभी हमें अनुपयोगी पदार्थों में से उपयोगी पदार्थ छांटने होते हैं। कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है। सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिल्वर, सोना वे शुद्ध पदार्थ हैं। कुछ पदार्थ जो एकदम शुद्ध हैं बच्चों, उनमें पृथक्करण की कोई आवश्यकता नहीं होती, किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से अवांछनीय पदार्थों को, वेस्टेज प्रोडक्ट को या ऐसे चीज़ों को बाहर अलग निकालना होता है जो हमारे लिए हानिकारक हैं। पृथक्करण की विधियाँ बच्चों, पृथक्करण की कितनी विधियाँ, ये सभी आपको इसमें बताई जाएंगी कि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को या दो से अधिक वस्तुओं जो एक साथ मिली हुई हैं उनको किस किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। कई ऐसी विधियां हैं जिनका हम दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने की जो कुछ विधियां हैं, कुछ मशीनों के द्वारा पदार्थ अलग अलग किए जाते हैं, कुछ ऐसी अन्य विधियां हैं जिनको हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन में उनको काम में लाया जाता है। नंबर 1, फटकना। इस विधि को हम तब प्रयोग करते हैं जब हम मिश्रण के अवयव हल्के तथा भारी कण होते हैं। इस विधि में मिश्रण को ऊंचाई से गिराया जाता है, हल्के कण हवा में दूर चले जाते हैं और भारी कण जमीन पर गिर जाते हैं। आपने अपने घरों में गेहूं तथा चावल को फटक कर साफ करते हुए अक्सर देखा होगा। आपने देखा होगा घर में फटका जाता है किसको, गेहूं और चावल को, जिनमें से कुछ भी पदार्थ जो अवांछनीय होते हैं, बेकार होते हैं, उनको अलग किया जाता है। खेतों और खलिहानों में किसान वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते हैं। पृथक्करण की इस विधि को फटकना कहते हैं। सेकंड नंबर है बच्चों बीनना। बीनना का मतलब चुगना, साधारण भाषा में क्या कहते थे, चुगना। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब मिश्रण के घटक अलग अलग आकार अथवा अलग अलग रंग के होते हैं। घरों में चावल और दाल को पकाने से पहले उन्हें बीन कर शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, अगर दाल बनानी होती है, चावल बनाने होते हैं तो सबसे पहले उनको उसमें से बीना जाता है। कोई भी कंकड़ हो, पत्थर हो, घुन हो, उनको साफ़ किया जाता है। अनुपयोगी सामान जो भी उसमें कंकड़, मिट्टी आदि के कण हैं उनको अलग किया जाता है। इस विधि को बीनना कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है छानना। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब मिश्रण के अवयव बहुत छोटे आकार के होते हैं। हम अपने घरों में देखते हैं कि आटा चालने से छन्नी में केवल
चोकर रह जाती है। जब आटे को छाना जाता है तो बच्चों आपने देखा होगा छन्नी में सिर्फ चोकर ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार बड़े चालन से या बड़ी छन्नी से मोटी बालू और महीन बालू छनकर अलग हो जाती है और कंकड़ पत्थर चालन में या छन्नी में ही रह जाते हैं। यह विधि चालन कहलाती है या छानना होता है। जब आप चाय पीते हैं बच्चों तो उसमें से चाय की पत्ती को छान करके अलग किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जिनको हम दैनिक जीवन में अपने काम में लाते हैं। ये आपको व्यक्ति जो हैं छानते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब चिनाई लगाई जाती है, ईंटों को चिना जाता है, तो उसमें रेत, सीमेंट या डस्ट या जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं सभी को छान करके बारीक किया जाता है, अच्छा किया जाता है। और जो कंकड़ पत्थर लगने योग्य नहीं होते, यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं, उनको बाहर फेंक दिया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण नेक्स्ट नंबर है बच्चों, चुंबकीय पृथक्करण। आप जानते हैं कि चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। चुंबक के इस गुण को दूसरे पदार्थों से लोहे को अलग करने में किया जाता है। चुंबक से भी हम लोहे से बनी हुई चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इस विधि से फैक्ट्रियों में बड़े विद्युत चुंबक को क्रेन में लगाकर बेकार पदार्थों से लोहे को अलग किया जाता है। इसी प्रकार से कोयले से भी लोहे को अलग किया जाता है। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं, जिससे लोहे के टुकड़ों को अलग कर सकते हैं। और जहाँ फैक्ट्री इत्यादियों में बहुत ज़्यादा ढेर वेस्टेज प्रोडक्ट्स का लगा रहता है, वहाँ पर लोहे को अलग करने की यह विधि चुंबकीय पृथक्करण अपनाई जाती है। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट नंबर थ्रेसिंग। इस विधि का प्रयोग बड़ी मात्रा में पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया में किया जाता है। यदि आप गांव में अप्रैल मई के महीने में गए होंगे तो आपने खेतों में सूखे गेहूं की बालियों से लिपटे तथा डंडियों में लगे देखा होगा। इन डंडियों तथा बालियों को अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग खेतों में और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है। बच्चों, थ्रेसिंग मशीन आपने देखा होगा जब गेहूं की कटाई होती है और गेहूं के पौधों से गेहूं निकाला जाता है, जो उसकी बाल होती हैं उनसे गेहूं निकाला जाता है, तो थ्रेसिंग मशीन के द्वारा ही उनको गेहूं और भूसे को अलग अलग किया जाता है। तो ये भी पृथक्करण कहते हैं, जिसमें से गेहूं भूसा अलग अलग हो जाता है। तो ये थ्रेसिंग मशीन के द्वारा इसको हम अलग करते हैं। तल छटीकरण और निथारना नेक्स्ट नंबर है निथारना। इस विधि में मिश्रण को कुछ देर छेड़ा न जाए, कुछ देर हम बिना हिलाए उसको रख देते हैं, तो अघुलनशील पदार्थों के भारी कण जो होते हैं कुछ देर बाद स्वतः ही नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, जो गंदगी होती है पानी के अंदर घुली हो तो नीचे बैठ जाएगी। इस क्रिया को तल छटीकरण या निथारना कहते हैं। अब सावधानीपूर्वक पानी को दूसरे पात्र में अलग निकाल लिया जाता है। इस क्रिया को निथारना कहते हैं। उधर्पातन नेक्स्ट नंबर है बच्चों, उधर्पातन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उधर्पातन कहलाते हैं। जैसे कपूर और नेफ्थलीन। कपूर की जो टैबलेट आपने देखी होगी, घरों में आप यूज़ करते हैं कपूर की गोली को, नेफ्थलीन को कपड़े इत्यादि में इनको रखा जाता है। तो गर्म करने पर ये ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। द्रव अवस्था में नहीं आते, ठोस से सीधे गैस में। कपूर की टैबलेट को जलाया जाता है तो सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यदि हमें कोई मिश्रण पृथक करना है जिसमें कोई अवयव उधर्पातक हो तो पूरे मिश्रण को गर्म करते हैं। जो अवयव उधर्पातक होगा वह वाष्प में बदल जाएगा। इस वाष्प को एकत्रित करके इसको इकट्ठा कर लेते हैं। मिश्रण का दूसरा अवयव वहीं रह जाएगा। इस विधि को उधर्पातन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, वाष्प में जो पदार्थ है वो तो बदल जाता है और इस वाष्प को एकत्रित करके इसको इकट्ठा कर लेते हैं। मिश्रण का दूसरा अवयव वहीं रह जाता है और उधर्पातन के द्वारा दूसरा पदार्थ जो है अलग हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों क्रिस्टलीकरण। इस विधि में घुलनशील पदार्थ के घोल में से शुद्ध ठोस को प्राप्त करना होता है। एक घुलनशील पदार्थ के घोल में से शुद्ध ठोस को प्राप्त करना होता है। ऐसे में घोल को नरम करते हैं और छान लेते हैं। फिर इसमें एक छड़ी रखकर छोड़ देते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसमें एक छड़ी रखकर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद छड़ी पर क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और ये क्रिस्टल सब गंदगी के होते हैं। पानी के अंदर जो घुली हुई गंदगी है
वो उस छड़ी पर आ जाती है। ये क्रिस्टल ठोस अवयव होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस तरीके से भी हम किसी पदार्थ को साफ कर सकते हैं। भारण, नेक्स्ट नंबर है भारण। कभी कभी हम देखते हैं कि नदियों और तालाबों में कीचड़ हो जाता है। यह मिट्टी और जल का ऐसा मिश्रण है जिसमें मिट्टी के इतने छोटे कण होते हैं जो नीचे तली में नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है बच्चों, इतने छोटे कण होते हैं कि वो नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी को इस पानी में मिलाते हैं। फिटकरी के कणों में मिलकर मिट्टी के कण भारी हो जाते हैं और आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। अब इसे निथारकर साफ जल से अलग कर लेते हैं। इस विधि को भारण कहते हैं। अगर आप बच्चों कहीं गंदा पानी लेंगे तो वो मिट्टी उसमें बच्चों ऐसी होती है कि जो नीचे भी नहीं बैठेगी, उसकी तली में भी नहीं बैठेगी, इस बर्तन के अंदर पानी के अंदर ही घुली हुई होगी। तो ऐसे पानी को शुद्ध करने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी को उस बर्तन में डाल दिया जाता है। धूल के, मिट्टी के जितने भी कण होते हैं वो सब फिटकरी पर चिपक जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है और वो सब तली में नीचे बैठ जाते हैं और उसको निथार करके पानी को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है वाष्पन। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने के लिए हम वाष्पन की विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई ठोस पदार्थ हैं, घुलनशील ठोस पदार्थ हैं, पदार्थ को द्रव से अलग करने के लिए हम वाष्पन की विधि का उपयोग करते हैं और द्रव तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और घुलनशील जो ठोस पदार्थ हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। छानना, इस विधि का प्रयोग द्रव में से अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे चाय जब बन जाती है तो चाय की पत्ती को छान करके अलग किया जाता है और वो उसमें चाय में नहीं घुल पाती। तो अघुलनशील पदार्थ जितने भी हैं उनको छान करके अलग कर दिया जाता है। नंबर 12 आसवन। इस विधि का प्रयोग द्रव को उनकी अघुलनशील अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो अघुलनशील अशुद्धियाँ किसी द्रव के अंदर हैं उनको आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। इस विधि में अलग अलग क्वथनांक वाले दो द्रवों के मिश्रण को भी अलग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम आसवन विधि के द्वारा सभी जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उसको अलग कर सकते हैं। आसवन क्रिया में वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती रहती हैं। जो आसवन की क्रिया है, क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसमें वाष्पीकरण भी होता है, उसमें बच्चों संघनन भी होता है। दोनों क्रियाएं बराबर होती रहती हैं। इस विधि के द्वारा भी हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, अपकेंद्रण। 13 नंबर क्या है? अपकेंद्रण। आपने डेयरी में दूध से मक्खन को अलग करते हुए देखा होगा। डेयरी में तो होता ही है बच्चों, आप घर पर भी देखते होंगे कि आपके घर में जो दूध होता है उसको पहले दही बनाई जाती है, दही से मक्खन अलग किया जाता है। तो जब तक मक्खन अलग नहीं होता तो हमको उस दही को बिलोना पड़ता है, अपकेंद्रण करना पड़ता है। कोई बिजली की मशीन से उसको घुमाता है, कोई हाथ से घुमाता है और दूध से क्रीम के हल्के कण उपस्थित होते रहते हैं। दूध को एक बड़े बर्तन में लेकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। द्रव के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं, हल्के कण क्रीम बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। तो बच्चों, दूध से जो क्रीम बनाई जाती है वो अपकेंद्रण की विधि से बनाई जाती है। दूध को बहुत तेज़ी से किसी बर्तन में रखकर घुमाया जाता है, पूरी तीव्र गति के साथ घुमाया जाता है और जब तक घुमाते रहते हैं जब तक कि दूध से क्रीम अलग ना हो जाए या दूध से मक्खन अलग ना हो जाए। इस विधि को हम अपकेंद्रण कहते हैं। ये भी एक किसकी विधि है? पृथक्करण की विधि है, पदार्थों के पृथक्करण की विधि है। ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करना। ठोस पदार्थों को गैसों से पृथक करना। बच्चों, हम सदैव विभिन्न फैक्ट्रियों में धुएं को निकलते हुए देखते हैं। आपने भी चिमनियों के द्वारा धुआं निकलता हुआ देखा होगा। यह धुआं पर्यावरण में फैलकर संपूर्ण वायुमंडल को दूषित करता है। सभी जानते हैं कि जो हमारी फैक्ट्रियों के द्वारा, जो व्हीकल होते हैं उनके द्वारा या अपने किचन से, घर से जो धुआं निकलता है वो सब कहाँ जाता है? वायुमंडल के अंदर ही जाता है। यह सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है।
इस धुएं में वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इसमें उपस्थित हानिकारक कणों जैसे कार्बन को वायु से अलग करना आवश्यक होता है। तो जो उसके अंदर प्रदूषक हैं, जो वायुमंडल को अशुद्ध कर रहे हैं या वे जीवों के लिए हानिकारक हैं, ऐसे पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है। धुआं कार्बन के छोटे छोटे कणों तथा वाष्पशील गैसों का मिश्रण है। आजकल कार्बन के कणों को अलग करने के लिए फैक्ट्रियों में चिमनियाँ लगाई जाती हैं। इन चिमनियों में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति लगाते हैं जो कार्बन के कणों को गैसों से अलग कर देती है। ये अब आधुनिक विधियां हैं जो हम फैक्ट्रियों की चिमनियों के अंदर पहले से ही ऐसे यंत्र लगा देते हैं जिससे कार्बन के कण धुएं में ना रह करके पहले ही समाप्त हो जाएं या उनको धुएं से अलग कर दें, जिससे वो धुआं हानिकारक ना हो और जो विषैली गैस है वो हमारे वायुमंडल में न पहुँचे। यह कार्बन पृथक होकर चिमनी की निचली सतह पर एकत्र होता रहता है। इसको समय समय पर चिमनी से हटा दिया जाता है। इस विधि का उपयोग आजकल थर्मल पावर स्टेशनों में भी किया जा रहा है, जिससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बच्चों शुद्ध रहे और वायुमंडल में जो धुआं पहुंचता है वो अशुद्ध ना हो। उसके अंदर जो अशुद्धियाँ, प्रदूषक हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको बच्चों पहले से ही अलग कर दिया जाता है। ये वीडियो बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें आता है आपने क्या सीखा। ये आप जानते हैं कि ये पूरे लेसन का सारांश होता है। इसको कल वीडियो के द्वारा ही आपको भेजा जाएगा और आपने क्या सीखा, इसके साथ साथ क्वेश्चन, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हो या आपके मल्टीपल चॉइस हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, जो भी है कल आपको वीडियो के द्वारा भेज दिए जाएंगे। आप अपनी बुक्स के साथ साथ वीडियो को पढ़ें, समझें और अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको तुरंत स्कूल में संपर्क करें और उसको क्लियर करें। अपनी कॉपी भी बना सकते हैं, जिससे बच्चों आपका पढ़ाई भी कुछ चलती रहे और आप जो हैं अपने आप को ये ना सोचें कि हम जो है पिछले साल का भी पढ़ाया हुआ भूल गए हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। वीडियो के साथ साथ बुक्स को भी पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।